हेलो बच्चों, और क्या हाल चाल आप सबका? सब बढ़िया, मस्त, बिंदास, झक्कास। चलो यार, आज हम लोग टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन स्टार्ट करने वाले हैं। इससे पहले हमने बेसिक्स ऑफ केमिकल रिएक्शन होता क्या है, केमिकल इक्वेशंस के बारे में जाना कि आखिरकार केमिकल इक्वेशन होता कैसे। फिर हमने केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करना सीखा, बैलेंस केमिकल इक्वेशन। तो जो भी बच्चे यार फर्स्ट टाइम इस वीडियो को देख रहे हैं तो पहले जाकर यार प्रीवियस वीडियो को जरूर देख ले, उसके बाद आप लोग इस वीडियो को स्टार्ट करना। और आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं? तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। तो जल्दी से हेडिंग डाल लो यार, टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस। टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस। टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस, कितने टाइप्स के होते हैं केमिकल रिएक्शन? तो जो हमें मेनली पढ़ना है अभी 10th क्लास में, उसमें मेनली आपको 4 टाइप्स के बारे में ही पढ़ना है। कितने टाइप्स के बताया बच्चों? 4 टाइप्स है। कौन कौन से टाइप्स है? तो देख लो यार, यहाँ मैं लिख दे रहा हूँ। फर्स्ट जो है आपको पढ़ना वो है कॉम्बिनेशन रिएक्शंस। सेकंड क्या है? डिकम्पोजिशन रिएक्शंस। कॉम्बिनेशन एंड डिकम्पोजिशन जस्ट अपोजिट होते हैं एक दूसरे के। डिकम्पोजिशन रिएक्शंस। थर्ड, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। फोर्थ टाइप हो जाएगा डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। और फिफ्थ क्या हो जाएगा? फिफ्थ रिडक्शन रिएक्शन, सॉरी रेडॉक्स रिएक्शन। ठीक, देखिए अभी मैंने सर 4 बोला था ना, 5 होता है, ठीक है ना, 5 होता है रेडॉक्स रिएक्शन। इसी को एक और नाम देते हैं हम लोग ऑक्सीडेशन। पूरा लिख देते हैं यार तुम लोग, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शंस। ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन। तो ये टोटल 5 टाइप्स के केमिकल रिएक्शन होते हैं जो हमें पढ़ना है अभी। तो एक एक करके फिर से मैं नाम बोल दे रहा हूँ यार, याद रहने चाहिए आप लोगों को ये 5 नाम। फर्स्ट कॉम्बिनेशन रिएक्शन, सेकंड डिकम्पोजिशन रिएक्शन, थर्ड डिस्प्लेसमेंट, फोर्थ डबल डिस्प्लेसमेंट एंड फिफ्थ वन इज रेडॉक्स रिएक्शन। इसे ही हम लोग ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन कहते हैं। बहुत सारा चीज यार नया नया आप लोगों को टर्म देखने को मिल रहा होगा। कॉम्बिनेशन, डिकम्पोजिशन तो चलो यार ठीक है। डिस्प्लेसमेंट, केमिस्ट्री में डिस्प्लेसमेंट कहाँ गया? फिजिक्स में होता है डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट के बारे में हम लोग पढ़ते हैं। यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, रेडॉक्स रिएक्शन, ये तो यार बिल्कुल भी नया होगा आप लोगों के लिए। और रेडॉक्स को क्या कहते हैं? ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन। तो नाम से घबराने की जरूरत नहीं है क्योंकि यार मैं हूँ आप लोगों के साथ। तो चलो यार एक करके स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट कहाँ से करेंगे? कॉम्बिनेशन रिएक्शन से। तो हेडिंग डाल लो कॉम्बिनेशन रिएक्शन। तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन यार, कॉम्बिनेशन रिएक्शन नाम से कुछ आइडिया मिल रहा है क्या होता होगा कॉम्बिनेशन रिएक्शन? और मेरे यार समझ में आ रहा होगा कॉम्बिनेशन का मतलब क्या? जब 2 सब्सटेंस पास पास आ जाए और वो नए प्रोडक्ट का फॉर्मेशन कर दे तो इसे ही हम लोग कह देंगे कॉम्बिनेशन रिएक्शन। लेकिन हम लोग को यदि साइंटिफिकली डिफाइन करना हो तो कैसे डिफाइन करेंगे कॉम्बिनेशन रिएक्शन को? तो ऐसे रिएक्शन, सच रिएक्शन इन विच 2 or more than 2 substances react to form a single product is called a combination reaction। समझ में आया मैंने क्या कहा? हाँ, नहीं आया? मैं लिख दे रहा हूँ, ठीक है ना, समझ लो यार। ऐसे रिएक्शन, सच रिएक्शन इन विच 2 or more than 2 substances, 2 or more than 2 substances react to form a single product, to form a single product is called a combination reaction। ये हो गया कॉम्बिनेशन रिएक्शन का डेफिनेशन। समझ में आया या नहीं आया? देख यार, ऐसे रिएक्शन जिसमें 2 or more than 2 substances react to form a single product, मतलब 2 या 2 से ज्यादा सब्सटेंस कहीं कंबाइन करके एक सिंगल प्रोडक्ट बना रहे हैं, तो ऐसे रिएक्शन को एक कॉम्बिनेशन रिएक्शन का नाम दे दिया जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ यार? तो चलो यार कुछ एग्जांपल्स हम लोग ले लेते हैं और उसके बाद समझते हैं कि कॉम्बिनेशन रिएक्शन होता क्या है। एग्जाम्पल में, अच्छा एग्जाम्पल में आने से पहले यार मैं 2 टर्म को क्लियर कर देता हूँ, ठीक है ना। 2 टर्म आगे यूज होगा। एक तो टर्म जो है ना एंडोथर्मिक रिएक्शन। इन रिएक्शन को यदि एंडोथर्मिक रिएक्शन मतलब एनर्जी चेंज के बेसिस पे, एनर्जी चेंज के बेसिस पे मैं रिएक्शन को 2 कैटेगरी में रख सकता हूँ। एक को एंडोथर्मिक रिएक्शन और दूसरे को कहता हूँ एक्सोथर्मिक रिएक्शन। क्या होता है एंडोथर्मिक रिएक्शन? कोई आइडिया आप लोगों को? नहीं? बता देता हूँ, सुन लो ध्यान से। एंडोथर्मिक रिएक्शन, कुछ रिएक्शंस ऐसे होते हैं, कुछ रिएक्शंस ऐसे होते हैं जिनको एनर्जी देना पड़ता है रिएक्शन को
रिएक्शन करवाने के लिए, मतलब वो रिएक्शन क्या करेगा, एनर्जी को अब्सॉर्ब करेगा, तभी जाकर वो रिएक्शन होगा। मतलब ऐसे रिएक्शन, दोज रिएक्शन और सच रिएक्शन विच रिक्वायर्स एनर्जी, उसको हम लोग क्या कह देंगे, एंडोथर्मिक रिएक्शन। और इसके उल्टा कुछ रिएक्शंस ऐसे भी होते हैं जो रिएक्शन के दौरान एनर्जी लिबरेट करते हैं, रिलीज करते हैं, और ऐसे एनर्जी को, ऐसे रिएक्शन को एक्सोथर्मिक रिएक्शन कहा जाता है। मतलब दो टाइप के रिएक्शन होंगे। कुछ रिएक्शंस ऐसे होंगे जो एनर्जी अब्सॉर्ब करेगा, जिनको एनर्जी रिक्वायर्ड होगी, उन्हें हम कह देंगे एंडोथर्मिक रिएक्शन। और वैसे रिएक्शन जो एनर्जी रिलीज करता है, जो एनर्जी लिबरेट करता है, ऐसे रिएक्शन को कह देंगे एक्सोथर्मिक रिएक्शन। ठीक, तो मैं डेफिनेशन यहाँ पे लिख दे रहा हूँ एंडोथर्मिक और एक्सोथर्मिक का। तो रिएक्शन विच रिक्वायर्स एनर्जी, शॉर्ट में लिख दिया, ठीक है ना। मैं अरे यार, हाँ, एंडोथर्मिक। और दूसरा रिएक्शन क्या बोला मैंने, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। मैं देखिए डेफिनेशन बस शॉर्ट में लिख रहा हूँ, आपको कंप्लीट डेफिनेशन नोट्स में मिल जाएगा। क्लियर? इसको मैं क्या बोल दूंगा, रिएक्शन विच रिलीजेस एनर्जी और विच रिलीजेस एनर्जी ड्यूरिंग अ रिएक्शन। ठीक, तो दो टाइप के रिएक्शन हो गया ऑन द बेसिस ऑफ एनर्जी चेंज। एक एंडोथर्मिक जिसमें रिएक्शन एनर्जी एब्सॉर्ब करेगा, और एक्सोथर्मिक जो ऐसे रिएक्शन जो एनर्जी को रिलीज करेगा। क्लियर? अब ये मैंने अभी क्यों बताया, क्योंकि इसका जरूरत पड़ने वाला इसलिए बताया, फालतू बताया और मैं कुछ बताऊंगा नहीं आप लोगों को। चलो अब एग्जाम्पल हम लोग देखने वाले थे, तो एग्जाम्पल की मैं बात करता हूँ। अरे यार, एग्जाम्पल के सबसे सिंपल एग्जाम्पल मैं लेता हूँ, जैसा कि मैग्नीशियम ऑक्साइड का फॉर्मेशन तुम लोग को बताया था। देखिए यार, कुछ रेक्शंस होते हैं ना, आपको पता होना चाहिए, मतलब रिएक्शन को भी याद कर लेना पड़ेगा। फॉर्मेशन ऑफ मैग्नीशियम ऑक्साइड, मैग्नीशियम ऑक्साइड कैसे बनता था तो याद होगा यार तुम लोगों को, Mg + O2 गिव्स Mg। ठीक, मैग्नीशियम सॉलिड के फॉर्म में होता है O2। देखिए मैग्नीशियम सॉलिड O2 सॉरी यार, O2 क्या होता है गैस, और MgO क्या होता है सॉलिड। याद रखना है, मेटल का ऑक्साइड में Mg क्या, मैग्नीशियम, मैग्नीशियम क्या होता है, मेटल होता है, मेटल का ऑक्साइड, मेटल का ऑक्साइड जनरली सॉलिड होता है। याद रखना है यार इस चीज़ को। तो मैग्नीशियम ऑक्साइड सॉलिड फॉर्म, और जानते हुए ना पाउडर फॉर्म में बनता है मैग्नीशियम ऑक्साइड, याद है ना, व्हाइट ऐश जिसको कहते थे मैग्नीशियम ऑक्साइड का। और ये सब जस्ट सॉलिड गैस, ये सब रिप्रेजेंट करता फिजिकल स्टेट को। तो हम लोग जब भी किसी केमिकल इक्वेशंस को लिखते हैं तो ऐसे में उसके फिजिकल स्टेट को भी रिप्रेजेंट कर दिया जाता है। लेकिन कोई जरूरी नहीं है, मान लो यार आपको एग्जाम में नहीं आता, याद नहीं है कि इसका फिजिकल स्टेट क्या होता है, मत लिखना। हाँ, लेकिन गलती मत लिखना, याद नहीं हो तो मत लिखना, ज़्यादा बेहतर रहेगा। ठीक, हाँ, एक और इंपॉर्टेंट बात, जब भी कोई एग्जाम्पल तुम दे रहे हो ना, जब भी कोई एग्जाम्पल दे रहे हो तो रिएक्शन को बैलेंस करना मत भूलना यार, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। नहीं तो टीचर हाफ मार्क्स काट देगा, तो फिर हमको मत बोलना कि सर आपने तो बताया नहीं था। इसलिए यार कान खोल कर सुन लो कि जब भी कोई रिएक्शन लिख रहे हो, कोई एग्जाम्पल लिख रहे हो तो बैलेंस करना नहीं भूलना। ठीक, तो यार मैं बैलेंस कर देता हूँ रिएक्शन को, 2Mg हो गया रिएक्शन बैलेंस। देख लो यार, 2 मैग्नीशियम इधर भी, 2 मैग्नीशियम इधर भी, 2 ऑक्सीजन इधर भी, 2 ऑक्सीजन। ओके, चलो, तो ये हो गया। अब मैं समझ रहा था कॉम्बिनेशन रिएक्शन को समझना चाह रहा था। कॉम्बिनेशन रिएक्शन देखो बाय डेफिनेशन यहाँ पे कितने सब्सटेंस रिएक्ट किए ये मुझे बताओ यार तुम लोग। तो देख रहे हो मैग्नीशियम और ऑक्सीजन, दो सब्सटेंस है, मैग्नीशियम एंड ऑक्सीजन, और ये कंबाइन करके एक सिंगल प्रोडक्ट बनाया MgO। यानी यहाँ पे दो सब्सटेंसेस कंबाइन करके सिंगल प्रोडक्ट बना रहे हैं, इसलिए इस रिएक्शन को मैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन कह सकता हूँ। समझ में आ रहा है? चलिए यार, एक एग्जाम्पल तो हो गया। अब देखिए यार, जब भी, ठीक है ना, ये केवल यहीं की बातें नहीं है, आगे भी आगे आप 11th 12th में भी पढ़ोगे ना, तो याद रखना एक चीज़ मैं बताने जा रहा हूँ। जब भी कोई दो चीज़ पास में आता है, जब भी कोई दो चीज़ पास में आता है तो ऐसे प्रोसेस में एनर्जी लिबरेट होता है, रिलीज होता है। समझ में आया? याद रखना यार इस चीज़ को। जब भी कोई दो चीज पास आएगा, मतलब यदि अट्रैक्शन हो रहा है, कोई दो चीज जुड़ रहा है, ऐड हो रहा है, कंबाइन हो रहा है, तो ऐसे में एनर्जी रिलीज होता है। तो इस तरह से कॉम्बिनेशन रिएक्शन किस तरह का रिएक्शन होना चाहिए, एंडोथर्मिक या एक्सोथर्मिक, जरा बताओ। तो कॉम्बिनेशन में दो सब्सटेंस कंबाइन करके एक सिंगल प्रोडक्ट बना रहा है, इसका मतलब होना क्या चाहिए, एनर्जी रिलीज होना चाहिए। कंबाइन
एनर्जी रिलीज, इसलिए रिएक्शन कौन सा, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। समझ में आया? तो इसलिए जितने भी कॉम्बिनेशन रिएक्शन होते हैं सबके सब एक्सोथर्मिक रिएक्शन होते हैं, ये याद रखना है यार तुम लोगों को। तो मैं यहाँ पे नोट करके लिख देता हूं, नोट करके यहीं पे लिख देता हूं, ठीक है ना। ऑल, देखिए दो एक्सेप्शन इसमें होता है लेकिन काम का नहीं है इसलिए आपको नहीं बता रहा। और आपको बस जनरल स्टेटमेंट याद रखना, ऑल कॉम्बिनेशन रिएक्शंस आर एक्सोथर्मिक रिएक्शन। ठीक, इसके अलावा भी और भी बहुत सारे एग्जांपल है कॉम्बिनेशन रिएक्शन का, एक एक करके देखते हैं यार। एक तो हो गया मैग्नीशियम ऑक्साइड का फॉर्मेशन, Mg+O2 गिव्स MgO, और इस तरह से H2+Cl2 गिव्स HCl। क्या ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन है? देखो जरा यार, यहाँ पे भी दो सब्सटेंस हाइड्रोजन एंड क्लोरीन गैस कंबाइंस टू फॉर्म HCl, तो इसलिए यहाँ पे 2HCl लिखेंगे ना, बैलेंस करना होता है रिएक्शन को यार। H2 क्या होता है? H2 का फिजिकल स्टेट गैस, Cl क्लोरीन गैस, ये सब तो यार पता होगा तुम लोगों को। HCl भी गैस होता है, ठीक है ना। HCl भी क्या होता है? गैसेस होते हैं। तो इसलिए ये भी क्या है? कॉम्बिनेशन रिएक्शन, जहां हाइड्रोजन क्लोरीन कंबाइन करके HCl बनाया। और इसके एग्जांपल होते हैं क्या, देख ले यार। H2+O2 इट गिव्स H2O, ये तो रिएक्शन बच्चा जानता है यार। H2O2 भी गैस होता है और H2O क्या होता है? हाँ, H2O पानी होता है, लिक्विड। तो इसलिए H2+O2 गिव्स, रिएक्शन बैलेंस है क्या? नहीं बैलेंस होती यार। झट से तुरंत यार बैलेंस करो, भूलना मत रिएक्शन को बैलेंस करना। और इसके अलावा कुछ और एग्जांपल बिल्कुल है यार, देखो कैल्शियम ऑक्साइड प्लस H2O, कैल्शियम ऑक्साइड सॉलिड होता है, इसका नाम यार पता है तुम लोग को? ये रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। कैल्शियम ऑक्साइड H2O के साथ कंबाइन करके बनाता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। और कैल्शियम ऑक्साइड जो है इसका नाम होता है लाइम, और क्विक लाइम इसको कहता हूँ मैं। क्विक लाइम इसका कॉमन नेम है जो कि बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। क्विक लाइम कहाँ यूज़ होता है पता है? वाइट वाइस जो चूना वूना करते हैं ना, पुताई, वहाँ यूज़ होता है ये क्विक लाइम। तो जो हम लोग बाजार में चूना जो लाने के लिए जाते हैं, तो वो जो चूना जो हमें मिलता है वाइट वॉश करने के लिए सॉलिड फॉर्म में, वो एक्चुअली क्या होता है? क्विक लाइम होता है, कैल्शियम ऑक्साइड। फिर उसको चूने को हम लोग पानी में डालते हैं, वाटर में ऐड करते हैं, तो वाटर में ऐड करने के बाद क्या होता है? वो एक पाउडर वाइट सॉलिड बन जाता है, वही एक्चुअली कैल्शियम हाइड्रोक्साइड होता है, जिसको हम लोग स्लैग्ड लाइम कहते हैं। ठीक, तो कैल्शियम ऑक्साइड H2O तो लिक्विड होता है, पता ही हो गया। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का फिजिकल स्टेट सॉलिड होता है। हाँ, इसमें फिर हम लोग क्या करते हैं? और पानी ऐड करके फिर इसका कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का एक्वस सॉल्यूशन बना देते हैं। ठीक, तो इसे हम लोग कॉमन नेम क्या कहते हैं? स्लैग्ड लाइम। स्लैग्ड का मतलब क्या होता है? स्लैग का मतलब ढील देना ना। स्लैग यदि इंग्लिश में सर्च करोगे स्लैग का मतलब थोड़ा लूज कर देना, ढील कर देना। ठीक, तो यहाँ पे कैल्शियम ऑक्साइड क्या था? सॉलिड फॉर्म में था। जैसे H2O डाले तो ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बन गया, मतलब जो सॉलिड था ना थोड़ा सॉफ्ट हो जाता है। ठीक, और ये सॉलिड सब्सटेंस को हम लोग क्या कहते हैं? स्लैग्ड लाइम। फिर इसका पानी में घोल बनाकर पुताई करते हैं। ठीक, चलो, तो ये रिएक्शन भी क्या कॉम्बिनेशन रिएक्शन का एग्जांपल होगा? बिल्कुल होगा। देखिए यार, दो सब्सटेंस मिलकर एक सिंगल से प्रोडक्ट बना है, यदि एक सिंगल प्रोडक्ट बन रहा है तो ऐसे रिएक्शन को कॉम्बिनेशन रिएक्शन कहते हैं। क्लियर है ना? चलिए, रिएक्शन बैलेंस है कि नहीं देख ले यार। कैल्शियम 1, हाइड्रोजन 2, ऑक्सीजन भी 2 है यार, इधर 1 और 1, सब बढ़िया। ठीक, तो चलिए ये भी रिएक्शन हो गया कॉम्बिनेशन रिएक्शन का। अरे यार ये क्रॉस लग गया, ये बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन कर लेना। इसका कॉमन नेम याद रखना है तुम लोग। CO का क्विक लाइम, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का कॉमन नेम होता है स्लैग्ड लाइम। क्लियर? ये 4 रिएक्शन हो गया। और कुछ एग्जांपल्स मैं लिख दे रहा हूँ यार यहाँ। NH3+HCl, NH3+HCl क्या बना देगा? NH4Cl। NH3 क्या होता है? गैस होता है। फिजिकल स्टेट नहीं भी याद रखना चलता है, ठीक है ना। मैं लिख दे रहा हूँ, ठीक है ना। मुझे तो सब कुछ बताना पड़ेगा ना तुम लोग को याद नहीं भी है तो चलता है, कोई ज़रूरी नहीं है। HCl गैस, NH4Cl भी क्या होता है? गैस होता है। यह वाइट फ्यूम्स होता है, ठीक है ना। चलो ठीक है, उतना याद रखने की जरूरत नहीं है। NH4Cl, तो NH3HCl मिलकर क्या बना दिया? NH4Cl। यहाँ पे क्या देख रहे हैं हम लोग? NH3Cl मिलकर, दो सब्सटेंस मिलकर एक सिंगल सब्सटेंस NH4Cl का फॉर्मेशन कर रहा है। इसलिए ये भी रिएक्शन क्या होगा? कॉम्बिनेशन रिएक्शन का एग्जाम्पल। क्लियर? वेरी गुड यार। नेक्स्ट एग्जाम्पल और देख लो यार, कुछ एग्जाम्पल। N2 गैस प्लस H2 गैस, इट गिव्स व्हाट? NH3 गैस।
मतलब यहाँ पे N2 और H2 मिलकर NH3 बना रहा है। अगेन देख सकते हो यार, दो सब्सटेंस मिलकर एक सिंगल सब्सटेंस का फॉर्मेशन कर रहा है। ये भी क्या होगा, कॉम्बिनेशन रिएक्शन होगा। रिएक्शन बैलेंस से क्या हो गया, रिएक्शन बैलेंस। ठीक है, तो इस तरह से ये कुछ रिएक्शंस थे, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। और कुछ एग्जांपल यार को लिख देता हूँ मैं। H2Cl2 HCl हो गया, NCO2। और भी देख लो यार कुछ रिएक्शन। C+O2 गिव्स CO2। कार्बन का फिजिकल स्टेट क्या होता है, सॉलिड। O2 का फिजिकल स्टेट गैस, CO2 का फिजिकल स्टेट गैस। तो यहाँ से भी क्या देख सकते हैं, कार्बन ऑक्सीजन मिलकर क्या बना रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड। तो इस तरह से ये भी क्या हो गया, कॉम्बिनेशन रिएक्शन का एग्जाम्पल हो गया। ठीक, और कोई एग्जाम्पल, तो चलो यार बता देता हूँ एक दो और एग्जाम्पल। और कॉम्बिनेशन रिएक्शन का बहुत सारे एग्जाम्पल, लाइक Na+Cl2। सोडियम क्लोरीन आपस में यदि कंबाइन करेगा तो ये बनाएगा व्हाट, NaCl। रिएक्शन बैलेंस है कि नहीं जरा देख लो यार, नहीं बैलेंस है। 2 से मल्टीप्लाई करो, यहाँ 2 से मल्टीप्लाई करो। Na क्या होता है, सॉलिड। Cl2 क्या होता है, गैस। और NaCl क्या होता है, सॉलिड। NaCl क्या होता है, कॉमन सॉल्ट, जो घर पर हम लोग खाते हैं। ठीक, तो ये कुछ कॉम्बिनेशन रिएक्शन के एग्जाम्पल थे जो आपको याद रखने की जरूरत नहीं है कि 8 का 8 एग्जाम्पल याद रखो ऐसा। हाँ, 3 एग्जाम्पल कम से कम याद रखना। 3 एग्जाम्पल कम से कम, एटलीस्ट 3 एग्जाम्पल याद होना चाहिए हर बच्चे को, क्योंकि मान लिया एग्जाम में पूछ दिया जाएगा राइट डेफिनेशन और व्हाट इज मीन बाय कॉम्बिनेशन रिएक्शन, गिव 2 एग्जाम्पल्स, गिव 3 एग्जाम्पल्स। याद नहीं रहेगा तो कहाँ से लिखोगे। तो इसलिए यार 3 एग्जाम्पल कम से कम 3 एग्जाम्पल याद रख लेना। ठीक है, तो अब आप लोग नोट कर लो। अब हम लोग नेक्स्ट डिकम्पोजिशन रिएक्शन पे चलते हैं। तो चल यार, अब हम लोग कॉम्बिनेशन रिएक्शन के बाद डिकम्पोजिशन रिएक्शन जानते हैं। तो हेडिंग डाल दो यार जल्दी से, डिकम्पोजिशन रिएक्शन। क्या होता है डिकम्पोजिशन रिएक्शन, यार देखिए नाम से आइडिया मिल रहा होगा। डिकम्पोजिशन मतलब क्या, डिकम्पोज होना। मतलब जब कोई एक कंपाउंड डिकम्पोज होकर एक से ज्यादा कंपाउंड बना दे तो उसे हम डिकम्पोजिशन रिएक्शन कह देंगे। अब ऐसा कब होगा, तो कुछ एग्जाम्पल से पहले यार मैं इसका डेफिनेशन लिख देता हूँ। ऐसे रिएक्शन, सच रिएक्शन इन विच a compound splits up into two or more than two substances, two simpler substances, 2 or more than 2 simpler substances is called decomposition reaction. Is called decomposition reaction। ठीक है, तो ये हो गया डिकम्पोजिशन रिएक्शन का डेफिनेशन। मतलब ऐसे रिएक्शन इन विच अ कंपाउंड स्प्लिट्स अप इनटू 2 और मोर देन 2 सिंपलर सब्सटेंस। एक सब कंपाउंड था और जब वो डिकम्पोज हुआ तो 2 या 2 से ज़्यादा सब्सटेंस बना देता है। तो ऐसे रिएक्शन को डिकम्पोजिशन रिएक्शन कहते हैं। अब बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यदि किसी सब्सटेंस को हमें तोड़ना है, हमारे पास कोई एक सब्सटेंस उसको तोड़ना है, कंपाउंड है उसको सिंपलर सब्सटेंस में तोड़ना है, डिकम्पोज करना है, ब्रेक डाउन करना है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, एनर्जी देना पड़ेगा या फिर वो एनर्जी लेगा। मतलब हमें एनर्जी देना पड़ेगा, वो एनर्जी लिबरेट करेगा, रिलीज करेगा। तो क्या बोलेंगे यार, हाँ कोई एक चीज को तोड़ना है तो उसको एनर्जी देना पड़ेगा। मतलब ऐसे रिएक्शंस एंडोथर्मिक या एक्सोथर्मिक क्या होगा, एंडोथर्मिक होगा। क्लियर है ना, क्योंकि यार हमें कोई एक सब्सटेंस को तोड़ना है, ब्रेक डाउन करना है तो एनर्जी सप्लाई करना पड़ेगा ना, इसलिए ऐसे रिएक्शन को एंडोथर्मिक रिएक्शन कहेंगे। तो इसलिए यहाँ पे मैं नोट करके लिख दे रहा हूँ, ऑल डिकम्पोजिशन रिएक्शंस आर, ठीक है ना, ऑल डिकम्पोजिशन रिएक्शंस आर, all decomposition reactions are endothermic। एंडोथर्मिक का मतलब समझ गए ना यार, मतलब हीट देना पड़ेगा हमें। क्लियर, चल अब हीट देना पड़ेगा, ठीक है, हीट दे के हम तोड़ देंगे उसको, ये तो क्लियर है। अब हीट हम लोग अलग अलग डिफरेंट फॉर्म्स में दे सकते हैं। एक तो सिंपल हीटिंग कर दो, आग लगाना मतलब फ्लेम से आपको हीट दे देना पड़ेगा। एक तो ये तरीका है हीट देने का, एनर्जी देने का। दो तीन और तरीके क्या है, एक तो लाइट के फॉर्म में भी, लाइट इज आल्सो फॉर्म ऑफ एनर्जी। बहुत सारे सब्सटेंस क्या होते हैं, लाइट के प्रति से ब्रेक डाउन कर जाता है, डिकम्पोज कर जाता है, इसे भी हम लोग क्या कह देते हैं, डिकम्पोजिशन रिएक्शन। अभी मैं आगे एग्जाम्पल लिखूंगा, ठीक है ना, अभी ऐसे ऐसे रिएक्शन का सबका एग्जाम्पल मैं बताऊंगा डिटेल्स में। और क्या क्या फॉर्म हो सकता है,
इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन भी होता है। इलेक्ट्रोलाइटिक का मतलब इलेक्ट्रिसिटी के प्रेजेंस में ब्रेकिंग, और इसका बहुत ही कॉमन एग्जांपल है वाटर का डिकम्पोजिशन। वाटर का तो H2O डिकम्पोज करके क्या बनाता है H2 एंड O2, और ये पॉसिबल हो पाता है थर्मल इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन के कारण, मतलब इलेक्ट्रिसिटी देते हैं H2O में, H2O डिकम्पोज कर जाता है H2 एंड O2। ठीक, तो यदि मैं देखो एनर्जी जो हम लोग दे रहे हैं वो 3 डिफरेंट फॉर्म्स में दिया जा सकता है। एक तो जस्ट बाय हीटिंग, यदि हीटिंग करके हम लोग एनर्जी दे रहे हैं, डिकम्पोजिशन रिएक्शन करवा रहे हैं, तो ऐसे डिकम्पोजिशन रिएक्शन को थर्मल डिकम्पोजिशन कहते हैं। फिर दूसरा आएगा हम लोग बाय पासिंग इलेक्ट्रिसिटी, मतलब इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन। तो पहले काम करते हैं हम लोग बाय हीटिंग का पहले एग्जांपल देख लेते हैं, उसके बाद हम लोग वो बाकी केसेस पे आएंगे। तो इसका एग्जांपल यदि मैं देखूं तो एग्जांपल क्या हो जाएगा बाय हीटिंग में, तो इसका सबसे कॉमन एग्जांपल है कैल्शियम कार्बोनेट का हीटिंग। कैल्शियम कार्बोनेट क्या होता है, कॉमन नेम क्या होता है इसका, लाइमस्टोन। यार याद रखना 3, मतलब कैल्शियम ऑक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड एंड कैल्शियम कार्बोनेट, ये 3 नाम याद रखना यार तुम लोगों को, मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ। कैल्शियम ऑक्साइड का कॉमन नेम क्या होता है, क्विकलाइम। कैल्शियम कार्बोनेट का कॉमन नेम क्या होता है, लाइमस्टोन। और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का कॉमन नेम क्या होता है, स्लैगलाइम। ये तीनों नाम यार याद रखना, नोट करके लिख लो और इसको डब्बा में बंद कर लेना, भूलना मत, क्या बार बार यूज आएगा, बार बार इसी चैप्टर में नहीं आगे भी यूज आने वाला है। ठीक, तो इसलिए नोट करके लिख लेना तुम लोग। कैल्शियम कार्बोनेट को हीट दिए, देखिए एरो के ऊपर ट्रायंगल बना दिया, ट्रायंगल का मतलब होता है हीटिंग, मतलब हम हीट कर रहे हैं। हीट करेंगे तो कैल्शियम कार्बोनेट क्या क्या बना देगा, देखते हैं यार। तो देखो यहाँ पे देखो कैल्शियम क्या है, मेटल है ना, और बाकी क्या है, नॉन मेटल है, कार्बन ऑक्सीजन। तो इस तरह से यहाँ पे जब भी किसी कंपाउंड को हीट करेंगे ना, तो मेटल का आपको ऑक्साइड बना देना है, मेटल को क्या करना, ऑक्साइड बना देना, और बाकी को आप बाहर कर दो ऑक्साइड के फॉर्म में। जैसे कैल्शियम का ऑक्साइड बना दो, कैल्शियम ऑक्साइड। फार्मूला और आप देखो यार, लिखने तुम लोग आना चाहिए। कैल्शियम और ऑक्सीजन मिलकर क्या बनेगा, CaO, कैल्शियम ऑक्साइड ही बनाएगा, हो गया यार कैल्शियम ऑक्साइड। प्लस कार्बन ऑक्सीजन मिलकर क्या बना देगा, कैल्शियम कार्बन डाइऑक्साइड। ये एरो अब कैल्शियम ऑक्साइड मेटल का ऑक्साइड है, मेटल का ऑक्साइड ऑलवेज सॉलिड होता है फिजिकल स्टेट, और कार्बन ऑक्सीजन मिलकर कार्बन डाइऑक्साइड बना देगा। कार्बन डाइऑक्साइड एरो अब, एरो का मतलब क्या है, हाँ गैस है, मतलब ये उड़ जाएगा, समझे। अच्छा तुम लोग समझदार बच्चे हो यार। तो एक एग्जांपल तो ये हो गया, और भी इसके एग्जांपल होंगे, बिल्कुल होंगे यार। कैल्शियम ऑक्साइड देख रहे हो, क्विकलाइम बन गया, कैल्शियम कार्बन को हिट करने से क्विकलाइम प्लस कार्बन डाइऑक्साइड बाहर हो गया। तो एक एग्जांपल ये होगा। दूसरा एग्जांपल और देख लो, FeSO4 सॉलिड, FeSO, इसका कलर ग्रीन होता है। FeSO4 सॉलिड, इट गिव्स, देखो अब इसको भी डिकम्पोज करेंगे हीटिंग देके, सब यार हीटिंग से हो रहा है रिएक्शन। हीट दिए तो अब देखो इसमें प्रोडक्ट क्या निकल, तो आयरन, और यहाँ पे आयरन जो मेटल है ना उसका आपको ऑक्साइड बना देना। पहला काम क्या है, आयरन का ऑक्साइड बना देना। तो आयरन का ऑक्साइड क्या बन जाएगा, FeO। लेकिन अब यहाँ पे Fe और O के बीच जो बनता है ना कंपाउंड, वो Fe2O3 बनता है, ये याद रख लेना। अब आयरन का 2 वैलेंसी होता है, एक तो +2 भी होता है और +3 भी होता है। यदि +2 होगा आयरन का वैलेंसी, देख लो यार, यदि आयरन और ऑक्सीजन का वैलेंसी तो फिक्स है, ऑक्सीजन का वैलेंसी फिक्स है 2, लेकिन आयरन का वैलेंसी 2 भी हो सकता है और 3 भी हो सकता है। यदि 2 होगा तो ऐसे केस में कंपाउंड क्या बन जाएगा, FeO। लेकिन मान लो यार यहाँ पे Fe का वैलेंसी 3 हुआ तो कंपाउंड क्या बन जाएगा, Fe क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाता है ना, Fe2O3। करेक्ट। तो इसलिए यहाँ पे याद रखना यार तुम लोग कि Fe के साथ जो बनता है ना, कौन सा वाला बनता है, Fe2O3, मतलब आयरन का वैलेंसी यहाँ पे क्या है, 3 है। ठीक, तो FeSO4 सॉलिड को हीट किया तो Fe2O3 बना दिया, प्लस साथ में और क्या बना देगा, तो अब साथ में सल्फर है ना, सल्फर का ऑक्साइड बना दो। अब यहाँ पे देखो यार, ये भी चीज़ याद रखना, सल्फर का ऑक्साइड SO2 भी होता है और SO3 भी होता है, और यहाँ दोनों के दोनों ऑक्साइड बनते हैं, सल्फर डाइऑक्साइड भी बनता है, सल्फर ट्राइऑक्साइड भी बनता है। क्लियर। तो इस तरह से FeSO4 ग्रीन कलर। एक और चीज़ यार यहाँ पे ध्यान रखना, FeSO4 जो है ना उस सॉलिड का एक्चुअली ग्रीन कलर नहीं होता है। एक्चुअली जो ग्रीन कलर होता है ना वो इसका होता है, FeSO4.7H2O, इसका कलर ग्रीन होता है, और इसको हम लोग बोलते हैं आयरन सल्फेट हेप्टाहाइड्रेट। क्या बोलते हैं, हेप्टाहाइड। इसका नाम देखो, नाम होता है, मैं लिख देता हूँ, FeSO4.7H2O, इसको हम लोग आयरन सल्फेट हेप्टाहाइड्रेट कहते हैं, हेप्टाहाइड्रेट। अब यहाँ पे देखना
यहाँ पे FeSO4 के लिए आयरन सल्फेट आ गया, ये तो यार क्लियर है। हेप्टा, हेप्टा किसके लिए यूज होता है? 7 के लिए हम लोग यूज करते हैं हेप्टा, और H2O के लिए हम लोग यूज क्या किए? हाइड्रेट। क्लियर है ये चीज? तो इस तरह से इसका नाम हो गया आयरन सल्फेट हेप्टाहाइड्रेट, और इसी को हम लोग ग्रीन विट्रियोल के नाम से भी जानते हैं। इसे हम लोग ग्रीन विट्रियोल कहते हैं। इसी तरह से क्या ब्लू विट्रियोल कंपाउंड भी होता है। ब्लू विट्रियोल क्या होता है? तो एक्चुअली तो मैं लिख देता हूँ, ठीक है ना, यहाँ पे CuSO4.5H2O, इस कंपाउंड को हम लोग ब्लू विट्रियोल कहते हैं। और इसका यदि मैं नाम पूछूं तो क्या हो जाएगा कॉमन, ये जो नेम होगा कॉपर सल्फेट 5H2O। 5H2O के लिए 5 के लिए क्या नंबर आएगा? पेंटा, और H2O के लिए हाइड्रेट, तो ये हो जाएगा कॉपर सल्फेट पेंटाहाइड्रेट, और इसी को ब्लू विट्रियोल कहा जाता है। ग्रीन विट्रियोल क्या होता है? FeSO4.7H2O। तो ये दो नाम आप लोग याद रखना। तो बाय द वे डिकम्पोजिशन रिएक्शन में हीटिंग मेथड से हम लोगों ने दो देख लिया रिएक्शन। एक तो कैल्शियम कार्बोनेट का हीटिंग, इससे कैल्शियम ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड बनता है, और दूसरा रिएक्शन आयरन सल्फेट, ठीक, ये ग्रीन क्रिस्टल के फॉर्म में होता है। इसको हीट करते हैं तो यहाँ से Fe2O3 मिलता है, और प्लस साथ में SO2 एंड SO3 गैस मिलता है। याद रखना है, SO2 एंड SO3 गैस मिलता है, ये दो गैस मिलता है। क्लियर है ये? तो अब क्या रहा है, इसमें दो और एग्जांपल है थर्मल डिकम्पोजिशन के, तो मैं मिटा देता हूँ और दो रिएक्शन और लिख देते हैं यहाँ पे। तो अब देखो यार डिकम्पोजिशन रिएक्शन में और दो एग्जांपल। थर्मल डिकम्पोजिशन क्या चल रहा है अभी हमारा? थर्मल डिकम्पोजिशन। अभी हम लोग हीट देकर डिकम्पोजिशन रिएक्शन करवा रहे हैं, इसलिए इसे हम क्या बोल देंगे? थर्मल डिकम्पोजिशन। थर्मल डिकम्पोजिशन में दो रिएक्शन तो करवा दिए, कैल्शियम कार्बोनेट का हीटिंग, और दूसरा क्या था? आयरन सल्फेट का हीटिंग, और दो रिएक्शन इसमें है। थर्ड रिएक्शन में यहाँ पे थर्मल लिख देता हूँ, थर्मल डिकम्पोजिशन। थर्मल डिकम्पोजिशन, इसमें तीसरा रिएक्शन आ जाता है PbNO3 होल ट्वाइस। PbNO3 का नाम क्या हो जाएगा? लीड नाइट्रेट। ऑलरेडी यार ये सब नाम लिखने के लिए तुम लोगों को सिखा चुके हैं। लीड नाइट्रेट, इसका कलर कलरलेस होता है। कलरलेस का मतलब क्या? कोई कलर नहीं है, लाइक वाटर। और इसको यदि हीट करा जाए तो हीट करने पे ये बनाता है, सबसे पहले यार जब भी किसी मेटल के सॉल्ट को हीट करते हैं तो हमें पहले तो मेटल का ऑक्साइड मिलेगा, यानी Pb है तो Pb का ऑक्साइड बना दो, दैट इज PbO। अब लीड का ऑक्साइड यदि हमें बनाना हो तो फॉर्मूला क्या लिखेंगे इसका? तो Pb और इधर O। लीड का वैलेंसी याद रखना 2, ऑक्सीजन का वैलेंसी 2 कट गया, 1 क्या आ गया? PbO। तो इस तरह से लीड नाइट्रेट को हीट करने से PbO मिल गया। क्लियर है ये चीज? तो ये लीड ऑक्साइड हो गया। प्लस इसके अलावा और क्या मिलेगा? तो इसके अलावा NO3 होल ट्वाइस है, तो इसको देखो यार ये याद रखना NO2 प्लस O2 गैस मिलता है, ठीक है। अब NO2 क्या होता है? NO2 को हम लोग नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बोलते हैं, और इसका कलर होता है ब्राउन कलर, और ये ब्राउन फ्यूम्स होता है। और PbO क्या होता है? येलो, ठीक है ना। ये PbO क्या होता है? सॉलिड होता है। ये सब याद रखना है, ठीक है। सॉलिड लिक्विड गैस याद ना रखो भी तो चलता है, लेकिन PbO का कलर इंपॉर्टेंट है यार, याद रखना। PbO का कलर क्या होता है? येलो। और NO2 इसका कलर क्या होता है? ब्राउन फ्यूम्स होता है, ब्राउन फ्यूम्स। तो इस चीज को यार याद रखना, क्योंकि बहुत बार क्वेश्चंस में दिया जाता है कि अ कंपाउंड ऑन हीटिंग गिव्स ऑफ अ ब्राउन फ्यूम्स, अ गैस विच हैज ब्राउन कलर, इस तरह से आपको दिया हुआ होता है। जब भी ब्राउन फ्यूम्स यदि आता है, फ्यूम्स का मतलब वेपर होता है, ठीक है ना, वेपर के फॉर्म में, ब्राउन वेपर के फॉर्म में ये NO2 गैस बाहर निकलता है। तो जब भी ब्राउन फ्यूम्स लिखा हो तो समझ जाना वहाँ कौन सा गैस लिबरेट हो रहा है? NO2 गैस, और साथ में ये O2 गैस भी लिबरेट करता है। तो ये सब गैसेस है, तो इसको एरो अप से मैं दिखला सकता हूँ। ये सब एरो अप का मतलब गैसेस बन रहे हैं, और एक एरो डाउन होता है। एरो डाउन का मतलब प्रेसिपिटेट का फॉर्मेशन हो रहा है। क्लियर है यहाँ तक? तो इस तरह से ये एक और डिकम्पोजिशन रिएक्शन हो गया। इसमें एक और डिकम्पोजिशन रिएक्शन आप लिख सकते हो, ये है पोटेशियम क्लोरेट का हीटिंग, KClO3। इसका नाम क्या होता है? पोटेशियम क्लोरेट, ठीक है, पोटेशियम क्लोरेट। इसको यदि हीट करते हैं, अच्छा इसका हीटिंग जो होता है ना, ये कैटलिस्ट के प्रेजेंस में होता है, MnO2 कैटलिस्ट के प्रेजेंस में। अब यहाँ पे एक नया नाम आप लोगों को सुनने को मिल रहा होगा, कैटलिस्ट। तो होता क्या है कैटलिस्ट? पहले ये चीज़ देख लेते हैं। तो कैटलिस्ट यार देखो, ये चीज़ अभी पढ़ना नहीं है तुम लोग को, लेकिन फिर भी मैं बता दे रहा हूँ कैटलिस्ट क्या होता है। कैटलिस्ट एक ऐसा सब्सटेंस होता है जो जनरली रेट ऑफ रिएक्शन को स्पीड अप कर देता है, फास्ट कर देता है। मतलब मैं बोल सकता हूँ कैटलिस्ट क्या होता है? अ सब्सटेंस विच जनरली इंक्रीजेज, लेकिन मैं जनरली अभी हटा ले रहा हूं। अभी तुम लोग को याद रखना, विच इंक्रीजेज द रेट ऑफ अ केमिकल रिएक्शन,
यानी किसी केमिकल रिएक्शन को जल्दी करवाने के लिए हम लोग कैटलिस्ट ऐड करते हैं। कैटलिस्ट का काम क्या है? रिएक्शन को जल्दी करवाना। ठीक, तो यहाँ पे KClO3 को जब हम लोग हीट करते हैं तो हीटिंग जो होता है वो किसके प्रेजेंस में होता है? MnO2 के प्रेजेंस में होता है। और यदि MnO2 नहीं डालेंगे तो रिएक्शन बहुत स्लो होगा, यानी जहाँ रिएक्शन 5 मिनट में होना था वहाँ 5 घंटा 5 दिन भी लग सकता है। ठीक, तो ये कैटलिस्ट का बहुत बड़ा रोल हो जाता है किसी केमिकल रिएक्शन में। ठीक, अब कैटलिस्ट देखो यार होता क्या? MnO2 जैसे मैंने बोल दिया कैटलिस्ट को डिफाइन किस तरह? विच इंक्रीजेस द रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन। तो क्या कैटलिस्ट रिएक्शन में, अच्छा इससे पहले प्रोडक्ट लिख देता हूँ फिर कैटलिस्ट का रोल अच्छे से समझाता। तो यार KCl को जब KClO3 को हीट करते हैं तो यहाँ से KCl मिलता है और प्लस O2 गैस मिलता है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है यार, O2 गैस यदि हमें चाहिए होता तो हम लोग लैब में KClO3 को हीट करते हैं, वहाँ से O2 गैस मिलता है। और मान लो यार हमको कोई रिएक्शन और करवा रहे हैं तो हम लोग O2 गैस इसी रिएक्शन से ऑब्टेन करते हैं। तो एक बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन होता है ये लैब में, KClO3 पोटेशियम क्लोराइड को हीटिंग करना, किसके प्रेजेंस में? MnO2 के प्रेजेंस में। अब तुम लोग सोच रहे होगे यार सर ने तो MnO2 लिया लेकिन हमको ना रिएक्टेंट साइड MnO2 दिखा ना प्रोडक्ट साइड दिखा, तो MnO2 गया तो गया कहाँ? ऐसा सोच सकते हो ना तुम लोग। तो यार याद रखना कैटलिस्ट का काम केवल और केवल रेट ऑफ रिएक्शन को स्पीड अप करना होता है। कैटलिस्ट रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करता, रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करता। इसका मतलब क्या? मतलब ना वो आपको रिएक्टेंट साइड दिखेगा ना प्रोडक्ट साइड, मतलब कैटलिस्ट जिस तरह से लिया गया था उसी फॉर्म में वापस आ जाएगा। मान लिया तुमने रिएक्शन में MnO2 का 5 ग्राम लिया था, तो यदि तुमने 5 ग्राम लिया तो वो 5 ग्राम प्रोडक्ट बनने के बाद भी 5 ग्राम तुम्हें वापस मिल जाएगा। मतलब ये कि कैटलिस्ट के अमाउंट में कोई चेंज ऑब्जर्व नहीं होता, समझे? तो कैटलिस्ट के बारे में एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं लिख दे रहा हूं यहाँ, कैटलिस्ट remains unchanged during a reaction। मतलब किसी एक रिएक्शन के दौरान क्या होता है? कैटलिस्ट अनचेंज रह जाता है। अनचेंज का मतलब क्या? जितना लिया गया था उतना ही वो वापस मिल जाएगा। और ऐसा नहीं कि MnO2 लिए थे और वो कोई दूसरा रूप धारण करके बाहर निकला, ऐसा भी नहीं होने वाला। MnO2 लिए वो तो MnO बनकर या MnO4 बन के निकल जाए बाहर, ऐसा नहीं होने वाला। MnO2 लिए थे तो प्रोडक्ट के बाद भी तुम्हें MnO2 ही मिलेगा, मतलब इसमें कोई भी चेंज ऑब्जर्व नहीं होगा। एक्चुअली रिएक्शन में क्या हो रहा है? बस KClO3 जा रहा है, KCl प्लस O2 में जा रहा है, समझे? तो इस तरह से ये थर्मल डिकम्पोजिशन में ये 4 रिएक्शन है जो आपको याद रखनी है। 4 याद नहीं भी रहती है कम से कम 2 तो याद रखना ही याद रखना। देखिए इस चैप्टर में केवल आपको रिएक्शन से मिलेंगे, केवल रिएक्शन से मिलेंगे। अभी देख रहे हो ना चैप्टर जहाँ से स्टार्ट की केवल रिएक्शन और कॉम्बिनेशन रिएक्शन, डिकम्पोजिशन रिएक्शन, और अभी हम लोग 3 और टाइप के रिएक्शंस पढ़ेंगे तो उसमें भी क्या है? केवल रिएक्शंस ही आपको पढ़ने हैं, ठीक है ना? तो इसलिए एग्जाम्पल के तौर पर आप 2-3 एग्जाम्पल याद रखना हर एक चीज का। जैसे थर्मल डिकम्पोजिशन में 4 बताया। पहला क्या बताया था यार? पहला कैल्शियम कार्बोनेट का हीटिंग, सेकंड आयरन सल्फेट का हीटिंग, थर्ड लीड नाइट्रेट का हीटिंग, फोर्थ पोटेशियम क्लोरेट का हीटिंग। तो ये सब चीज याद रखनी है आप लोगों को, ओके? तो चलो यार मैं इसको मिटा देता और इसके बाद डिकम्पोजिशन रिएक्शन में 2 और टाइप के डिकम्पोजिशन रिएक्शन बचे। एक तो थर्मल डिकम्पोजिशन हो गया, 2 और कौन कौन सा बचा है? एक इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन और उसके बाद फोटोलाइटिक डिकम्पोजिशन। इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन का मतलब जहाँ इलेक्ट्रिसिटी के हेल्प से कोई डिकम्पोजिशन रिएक्शन कराया जाए तो उसे आप इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन कह देंगे। समझ में आ रहा है ये चीज? तो मैं इसे मिटा देता हूँ और लिख देता हूँ इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन और फोटोलाइटिक डिकम्पोजिशन। तो देखो यार नेक्स्ट है इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन। इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन क्या होता है? इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन तो यार देखो यहाँ पे नाम से क्लियर हो जाएगा। इलेक्ट्रोलाइटिक में क्या है? ये इलेक्ट्रो जो है ना, ये इसका मतलब होता है इलेक्ट्रिसिटी, और लाइटिक का मतलब होता है ब्रेकिंग। इलेक्ट्रोलाइटिक में इलेक्ट्रो का मतलब इलेक्ट्रिसिटी, लाइटिक का मतलब ब्रेकिंग, तो पूरा नाम क्या हो गया? ब्रेकिंग इन द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। और डिकम्पोजिशन रिएक्शन है इसलिए इसे हम लोग इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन कहते हैं। इसका मैं आपको एक ही सिंगल एग्जांपल याद रखना है, H2O का डिकम्पोजिशन। और H2O को जब हम लोग क्या करते हैं, H2O इसमें थोड़ा सा हम लोग इलेक्ट्रिसिटी, ये क्या बोलते हैं, सल्फ्यूरिक एसिड मिक्स कर देते हैं, ठीक? सल्फ्यूरिक एसिड मिक्स कर देते हैं। जब इसमें से इलेक्ट्रिसिटी पास करवाते हैं तो इलेक्ट्रिसिटी पास करवाने पे H2 और O2 गैस हमें मिलता है, H2 गैस एंड O2 गैस मिलता है। तो H2O का जो डिकम्पोजिशन इनटू H2 एंड O2 ये एक थर्मल डिकम्पोजिशन, सॉरी थर्मल नहीं, इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन का एक एग्जांपल हो जाएगा, ठीक? इस रिएक्शन पे हम डिटेल में आएंगे अभी थोड़ी देर में ही। मतलब H2 का इलेक्ट्रोलाइसिस एक्चुअली कराया कैसे जाता है इस चीज को हम लोग जानेंगे। तो उससे पहले हम लोग एक थर्ड टाइप का फोटोलाइटिक डिकम्पोजिशन भी देख लेते हैं। फोटोलाइटिक डिकम्पोजिशन,
फोटोलाइटिक डिकम्पोजिशन का मतलब क्या हो जाएगा यार, बताओ तुम ही लोग। फोटो का मतलब होता है लाइट, और लाइटिंग का मतलब ब्रेकिंग, मतलब ब्रेकिंग इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट। तो फोटोलाइटिक डिकम्पोजिशन क्या हो जाएगा, ब्रेकिंग इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट, मतलब ऐसे डिकम्पोजिशन रिएक्शन जो कि लाइट के हेल्प से कराया जा रहा है। क्लियर है। तो इस तरह के 3 तरह के डिकम्पोजिशन रिएक्शन हो जाएंगे। इसमें एग्जाम्पल जो आ जाएगा वो हो जाएगा AgBr और AgCl का। AgCl सॉलिड ही होगा, ये ब्रेक डाउन कर जाता है Ag प्लस Cl2 में। और इस अच्छा रिएक्शन बैलेंस है क्या, अच्छा देखिए यार, जहाँ भी रिएक्शन बैलेंस नहीं हो रहा बैलेंस करना ना भूलना। इससे पहले यार डिकम्पोजिशन में मैंने बैलेंस करना भूल गया था, ठीक है ना। तुम लोग यार बैलेंस कर लेना, तुम लोग ऑलरेडी हम बैलेंस करना सिखा दिए रिएक्शन को किस तरह से बैलेंस करते हैं। तो इससे पहले थर्मल डिकम्पोजिशन में 2 रिएक्शन में बैलेंस नहीं किया था, तुम लोग यार खुद से कर लेना। क्लियर। चल AgCl में यार 2 लगा दो, यहाँ पे 2 लगा दो, हो गया रिएक्शन बैलेंस। क्लियर। इसी तरह से यार मैं 2AgBr का रिएक्शन यदि कराता हूँ, डिकम्पोजिशन कराता हूँ, ये सब लाइट के प्रेजेंस में होता है, लाइट के प्रेजेंस में। यहाँ पे क्या मिल जाएगा 2Ag प्लस Br2। तो ये दोनों रिएक्शन क्या फोटोलाइटिक है, मतलब फोटोलाइटिक का मतलब ये कि ये रिएक्शन जो है लाइट के प्रेजेंस में ही होगा, ठीक। और ये दोनों रिएक्शन जो है ना, ये दोनों रिएक्शन यूज होता है फोटोग्राफी में, ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी में। यानी पहले के ज़माने में जो फोटोग्राफी यूज होता था उसमें ये रिएक्शन यूज होता है। इसको मैं लिख देता हूँ यूज्ड इन ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी। तो इसको याद रखना यार कि ये जो फोटोलाइटिक डिकम्पोजिशन है AgCl गिव्स Ag प्लस Cl2, AgBr गिव्स Ag प्लस Br2, ये कहाँ यूज होता है। तो याद रखना यार यूज कहाँ होता है, ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी में, ठीक। तो सवाल पूछा जाता है यार 1 मार्क्स में क्वेश्चन पूछ दिया जाता है कि राइट रिएक्शन विच इज यूज्ड इन ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी। तो कौन सा रिएक्शन है, AgCl गिव्स Ag प्लस Cl2 और AgBr गिव्स Ag प्लस Br2, ठीक। तो ये डिकम्पोजिशन, ये फोटोलाइटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन का एग्जाम्पल हो गया, ठीक। तो इस तरह से डिकम्पोजिशन रिएक्शन जो था अपना पार्ट हो गया यहाँ पे कंप्लीट। डिकम्पोजिशन रिएक्शन में आपको इतने सारे रिएक्शंस आपको याद रखने हैं। आप देखिए रटने का जरूरत नहीं है, यदि अच्छे से समझ लेते हो रिएक्शन किस तरह से हो रहा है, जिस तरीके से मैं आपको याद करा रहा हूँ ना उस तरीके से चलोगे तो रिएक्शन रटने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। जैसे कि डिकम्पोजिशन रिएक्शन में मैंने पहले 4 रिएक्शन कराया, किसका किसका डिकम्पोजिशन, कैल्शियम कार्बोनेट का डिकम्पोजिशन, बना क्या कैल्शियम ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। फिर आयरन सल्फाइड का डिकम्पोजिशन कराया, बना क्या Fe2O3 प्लस SO2 प्लस SO3। फिर हमने क्या कराया, लीड नाइट्रेट का डिकम्पोजिशन PbNO3 होल ट्वाइस, क्या बना PbO प्लस NO2 प्लस O2। NO2 का कलर याद रखना, NO2 क्या होता है, ब्राउन फ्यूम्स होता है, और PbO क्या होता है, येलो सॉलिड होता है, ठीक। इसके बाद फिर हमने क्या देखा था, एक लास्ट रिएक्शन KClO3, पोटेशियम नाम क्या था, पोटेशियम क्लोरेट, और पोटेशियम क्लोराइड को हीट किया तो KCl प्लस O2 मिला। और ये रिएक्शन लैबोरेटरी में ऑक्सीजन गैस ऑब्टेन करने के लिए भी यूज किया जाता है, ठीक। इसके बाद फिर हमने थर्मल इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन देखा। इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन में क्या होता है, इलेक्ट्रिसिटी के प्रेजेंस में डिकम्पोजिशन रिएक्शन कराया जाता है। इसका एक एग्जांपल है H2O का इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन, ये H2 प्लस O2 की गैस देता है। और लास्ट फोटोलाइटिक डिकम्पोजिशन, मतलब ऐसे डिकम्पोजिशन रिएक्शन विच अकर्स और टेक्स प्लेस इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट। इसमें 2 रिएक्शन है, AgCl गिव्स Ag प्लस Cl2 एंड Ag यहाँ पे Br हो गया, AgBr गिव्स Ag प्लस Br2। और दिस रिएक्शन इज यूज्ड इन ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी। क्लियर। तो ये डिकम्पोजिशन रिएक्शन के बारे में था। इसमें से एक चीज अभी हम लोग और देखेंगे, H2O का इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन आखिरकार होता कैसे है, ठीक। तो अब ये चीज मैं मिटा दे रहा हूँ और इसका इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन H2O का इसको मैं समझा देता हूँ नेक्स्ट। तो देखो इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर, यहाँ पे मैं हेडिंग डाल देता हूँ इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर। ये जो डायग्राम है ये इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर का डायग्राम है। सबसे पहले इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर का मतलब क्या है। इलेक्ट्रोलाइसिस का मतलब यार बता चुके ऑलरेडी, इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन ऑफ वाटर भी इसको बोल सकते हैं। मतलब इलेक्ट्रिसिटी के प्रेजेंस में वाटर का हम कर रहे हैं ब्रेकिंग, मतलब H2O ब्रेक डाउन कर जाएगा किसमें H2 प्लस O2। और ये रिएक्शन किसके हेल्प से हो रहा है, इलेक्ट्रिसिटी के हेल्प से हो रहा है, ठीक। इसलिए हम लोग इसको क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन ऑफ वाटर। क्लियर। अब हम लोग जानते हैं कि ये रिएक्शन एक्चुअली हो कैसे रहा है, ठीक। तो इसके लिए एक एक्सपेरिमेंटल सेटअप बनाया गया। एक्सपेरिमेंटल सेटअप दिख रहा है, कितना बढ़िया दिख रहा है, ठीक। मेरा यार डायग्राम ऐसे ही है, तो इसलिए थोड़ा तुम लोग अच्छे से बनाना, पेंसिल स्केल से बनाना, अच्छा लगेगा देखने में। चलो इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर हम लोग समझते हैं, मेन हमें क्या है समझना है, डायग्राम जैसा भी बना टेढ़ा उड़ा सब चलता है, ठीक है ना। तुम लोगों को बस समझ में आना चाहिए, मकसद है हमारा। तो यहाँ पे देखो एक क्या लिया गया, ग्लास बॉटल लिया गया, ठीक। ये दिख रहा है, ये ग्लास बॉटल लिया गया और इसको हमने वाटर से फिल कर दिया। क्लियर।
और ये ग्लास बॉटल जो भी टैंक टाइप का जो दिख रहा है छोटा सा, इसको आपको पूरा नहीं भरना है, ऑलमोस्ट 2/3 ही भरना है, मतलब 1/3 पार्ट आपको 1/3 पार्ट छोड़ देना है, 2/3 फिलअप करना है, बाकी छोड़ देना है। ठीक, ऐसा क्यों यार, ये चीज़ अभी समझ में आएगा। इसके बाद हम लोग क्या किए, एक टेस्ट ट्यूब लिए, सॉरी एक नहीं दो, और दोनों का दोनों सिमिलर टेस्ट ट्यूब लिए और दोनों टेस्ट ट्यूब में पानी पूरा का पूरा भर दिया। टेस्ट ट्यूब तो समझते हो ना यार, लैब में देखे हो ना इस तरह का, तो ये टेस्ट ट्यूब है। ठीक, तो इस तरह का 2 टेस्ट ट्यूब लिए और दोनों में पानी हमने क्या कर दिया, फुल मतलब पूरा पूरा भर दिया। अब हाँ ठीक है, टेस्ट ट्यूब लेकर रखना। अब देखो उसके पहले क्या किया, ये जो ग्लास बॉटल था ना, इसके बॉटम पे हमने एक रबर कॉर्क लगा दिया। क्या लगा दिया, रबर कॉर्क। रबर कॉर्क क्या आता है समझते हो, रबर कॉर्क बैडमिंटन खेलते हो तो जो शटर रहता है उसमें नीचे देखते हो, तो उस तरह का ही सब्सटेंस यहाँ पे होता है, ये रबर कॉर्क लगा दिया। और इस रबर कॉर्क में 2 होल रहता है, और ये जो 2 होल है वो हम लोग ग्रेफाइट रॉड्स को फिट करने के लिए छोड़ते हैं। ये रबर कॉर्क लिए इसमें 2 होल्स छोड़ देते हैं। 2 होल्स क्यों छोड़ते हैं, ग्रेफाइट रॉड को उसमें फिट करने के लिए, सेट करने के लिए। ग्रेफाइट रॉड क्या होता है, तो तुम लोग पेंसिल देखे हो ना यार, हाँ जस्ट पेंसिल जो होता है ना, उसी को समझ लो कि यार मैं इसमें डाल दिया, समझ में आया। ग्रेफाइट रॉड का मतलब वही पेंसिल है, क्लियर यहाँ तक। अब या फिर बैटरी उटरी तुम लोग तोड़ फाड़ किए हो कभी, ठीक है ना, तोड़ फोड़ किए हो तो बैटरी के अंदर देखते हो एक सबसे लास्ट में एक तुमको दिखेगा रॉड टाइप का, एक छोटा सा इस तरह का रॉड बैटरी में, इस तरह का। ये क्या होता है, ये ग्रेफाइट रॉड ही होता है। जब बैटरी को तोड़ते होगे तब दिखता होगा ये, तो इसी को ग्रेफाइट रॉड कहते हैं, या फिर सिंपली पेंसिल भी समझ सकते हो। ठीक, पेंसिल जिसे लिखा जाता है वही है ग्रेफाइट रॉड हमारा। अब यहाँ पे हम लोग क्या किए, इस ग्रेफाइट रॉड से एक वायर कनेक्ट किया और इसको हमने एक बैटरी से अटैच कर दिया। इस वाले 2 ग्रेफाइट रॉड यहाँ पे हम लोग लिए हैं, दोनों ग्रेफाइट रॉड को लिया और वायर से के थ्रू इसको बैटरी से कनेक्ट कर दिया। ठीक, बैटरी कोई छोटा मोटा बैटरी, यदि मान लो घर पे एक्सपेरिमेंट कर रहे हो तो एक 6 वोल्ट का बैटरी यूज कर सकते हो तुम लोग। ठीक, यदि घर पे तुम चाह रहे हो ये एक्सपेरिमेंट करने का तो कर सकते हो। तो इस तरह से एक 6 वोल्ट या फिर सिंपली एक बैटरी लिए। हमको बस समझाना है कि यार ये थर्मोलाइटिक डिकम्पोजिशन होता कैसे है। ठीक, इस चीज़ को भी मैं समझाना चाह रहा। तो इस तरह से हमारा सेटअप तैयार हो गया। अब ये टेस्ट ट्यूब जो 2 लिए थे ना, इस टेस्ट ट्यूब को क्या करना, अच्छे से मतलब इसके जस्ट ऊपर आपको जो ये दिख रहा है ना, ये वाला ग्रेफाइट रॉड, इसके ऊपर उल्टा करके इसको टेस्ट ट्यूब को नीचे डाल देना है। और इसको पानी को क्या करना, थोड़ा अच्छे से, मतलब जैसे टेस्ट ट्यूब है ना, तो टेस्ट ट्यूब का पानी को बाहर नहीं आने देना। मतलब टेस्ट ट्यूब के जैसे ये वाला एंड है, इसके ऊपर थंब रख देना। थंब रखने से क्या होगा, पानी बाहर की ओर नहीं आएगा, और इसको एज इट इज ला के पलट देना। समझ में आया। अब जब दोनों टेस्ट ट्यूब को हम लोग इस तरह से इन्वर्टेड करके उल्टा करके रख देंगे, तब हम लोग क्या करेंगे, इसमें स्विच ऑन करेंगे। मान लिया यहाँ स्विच नहीं दिया था ना, मान लिया यहाँ पे हमारा स्विच ऑफ ऑन था। ठीक, तो मान लो यार हमने स्विच ऑन कर दिया। जैसे ही स्विच ऑन कर देंगे तो फिर अब ये अपना काम करना स्टार्ट कर देगा सिस्टम। काम कैसे करेगा, तो जैसे ही हम लोग स्विच ऑन करेंगे तो ये क्या होगा, अब इलेक्ट्रिसिटी पास होगा। अब यार बताओ, अच्छा एक और चीज यहाँ पे रह गया, ये हमने क्या लिया था, वाटर लिया था, वाटर। लेकिन इस वाटर में थोड़ा सा हम लोग सल्फ्यूरिक एसिड ऐड कर देते हैं। अब यहाँ इंपॉर्टेंट है, सल्फ्यूरिक एसिड क्यों ऐड कर दिया जाता है, ये सवाल पूछा भी गया है इससे पहले कि जब हम लोग इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर करवाते हैं, इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन ऑफ वाटर करवाते हैं, तो हम लोग उस वाटर में सल्फ्यूरिक एसिड ऐड कर देते हैं। आखिर क्यों, तो इसका बहुत ही सिंपल सा रीजन है। ये प्योर वाटर की मैं बात करूं तो वो बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है, यानी इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं होता है। तो इसलिए उसको गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी बनाने के लिए हम लोग थोड़ा सा सल्फ्यूरिक एसिड ऐड कर देते हैं। तो सल्फ्यूरिक एसिड एसिड है, और एसिड का जो सॉल्यूशन बनता है वो तो गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है, तो इसलिए हमने H2SO4 ऐड कर दिया। ठीक, अब यहाँ पे क्या हुआ, जैसे स्विच ऑन किए तो अब यहाँ से देखो यार करंट निकलना स्टार्ट हुआ, और देखो सर्किट कंप्लीट हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ये बीच में भी वाटर है। तो इस तरह से ये एक कंप्लीट सर्किट समझते हो। अभी तुम लोग यार आगे इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर में पढ़ना है ये सर्किट के बारे में, उम्मीद है तुम लोग पढ़ लिए होगे, नहीं भी पढ़े तो जान लो यार, कहीं भी इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होने के लिए जरूरी है कि सर्किट कंप्लीट होना। सर्किट कंप्लीट होने का मतलब बैटरी के एक टर्मिनल से लेकर दूसरे टर्मिनल तक कोई भी ब्रेक नहीं होना चाहिए। ठीक है, इसी को हम लोग सर्किट कंप्लीट होना कहते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हो ये वायर है, वायर और फिर ये वायर से ग्रेफाइट रॉड, और तुम्हें पता है यार ग्रेफाइट रॉड भी क्या होता है, गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है। तो इस तरह से यदि इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकला, इलेक्ट्रिसिटी यहाँ से फ्लो हो रहा है, तो ये फ्लो होते 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 ग्रेफाइट रॉड तक आएगा। इसके बाहर भी अब ये भी क्या है, वाटर है। यदि ये भी वाटर है तो क्या होगा, इलेक्ट्रिसिटी यहाँ से भी आसानी से फ्लो कर सकता है।
और ये पूरा का पूरा सराउंडिंग में यहाँ पे वाटर है और वाटर में H2SO फिर ऐड कर दिए तो वो भी गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी बन चुका। तो इस तरह से इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होते होते फिर इस ग्रेफाइट रॉड से होते हुए फिर इस वायर से होते हमारा सर्किट हो गया कंप्लीट। मतलब ये कि ये सर्किट कंप्लीट हो गया तो इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करेगा। तो इस तरह से हम क्या देख रहे हैं कि यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी के हेल्प से अब क्या ऑब्जर्व होगा इस चीज को समझ लेते हैं। तो यहाँ पे जो वाटर था ना, तुम्हें ये थोड़ी देर के बाद दिखेगा कि इसमें तुम्हें ये बुलबुले जो है ना बबल्स, तुम्हें बबल्स देखने को मिलना स्टार्ट हो जाएगा। मतलब दोनों टेस्ट ट्यूब में बबल्स दिखेंगे आपको। अब ये बबल्स क्या है, ठीक, तो यहाँ पे देखना जो लेफ्ट वाला टेस्ट ट्यूब है। अच्छा यहाँ पे मैंने दो टर्म यूज किया, कैथोड और एक को एनोड टर्म यूज किया। देखो यार, जब भी हम लोग बैटरी लेते हैं ना तो बैटरी में दो टर्मिनल होता है, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव टर्मिनल होता है। कभी भी बैटरी को देखना तो उसमें दो टर्मिनल दिखेंगे, एक नेगेटिव और दूसरा पॉजिटिव। जो नेगेटिव वाला टर्मिनल होता है उसे हम लोग कैथोड कह देते हैं। नेगेटिव टर्मिनल से जो भी रॉड, ये यहाँ तो ग्रेफाइट रॉड ऐड किया, मतलब कि ग्रेफाइट रॉड को इससे ऐड कर दिया गया ना। मान लो ग्रेफाइट रॉड की जगह पर कोई दूसरा मेटल हम लोग ले लिया होते तो भी उसको हम लोग नाम क्या देते, कैथोड। याद रखना यार इस चीज को, ये केवल इसी चैप्टर में यूज नहीं होगा, आगे के चैप्टर में भी यूज होगा। तो इसलिए यार इसको एक बार अच्छे से 2 बार वीडियो देखना यार तुम लोग। तो यहाँ पर निगेटिव टर्मिनल से जो रॉड जुड़ा हुआ है उसको हम लोग कैथोड कह देते हैं। तो ये क्या हो गया, एक्चुअली कैथोड की जगह पे यहाँ पे क्या लिया गया, ग्रेफाइट रॉड्स। हम लोग कैथोड की जगह पे कोई भी मेटल ले सकते थे, ग्रेफाइट रॉड सस्ता है इसलिए ले लिए। देखते हैं ना पेंसिल 3 रुपये में आ जाता है। तो निगेटिव टर्मिनल से जो जुड़ा है कैथोड, पॉजिटिव टर्मिनल से जो जुड़ा होता है उसको हम लोग क्या नाम देते हैं, एनोड नाम देते हैं। अब ये एनोड किसी भी चीज का बना हो सकता है, किसी भी सब्सटेंस का बना हो। यहाँ पे एनोड क्या चीज का बना है, ग्रेफाइट रॉड का ही बना है, ठीक। तो एनोड और कैथोड याद रहेगा, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ यार। एनोड क्या होता है, कैथोड क्या होता है। एनोड क्या कह देंगे, रॉड और एनी सब्सटेंस कनेक्टेड टू पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ अ बैटरी, यानी बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से यदि कुछ कनेक्टेड है तो उसे हम एनोड कह देंगे। और कैथोड क्या हो जाएगा, जस्ट उल्टा, यानी निगेटिव टर्मिनल से यदि कनेक्टेड है तो उसे हम लोग कैथोड कह देंगे। इस चीज को आप लोग याद रखना, आगे भी यूज होगा, मैं बता दे रहा हूं। अब यहाँ पे एक कैथोड के साथ एक टेस्ट ट्यूब लगा, दूसरा टेस्ट ट्यूब एनोड के साथ लगा हुआ है। अब H2O होगा क्या, देखो जब इलेक्ट्रिसिटी पास करेंगे तो यहाँ पे बबल जो मिल रहा है वो एक्चुअली गैस से है, क्या है, गैस है। और जैसे इसमें गैस का फॉर्मेशन स्टार्ट होगा तो देखो यार होता क्या, जैसे इसमें गैस का फॉर्मेशन स्टार्ट होगा तो ये जो बबल्स ऑफ गैसेस है ना, ये इस वाटर को यहाँ से डिस्प्लेस करना स्टार्ट कर देगा। इस गैस को भी तो यहाँ रहना है, और पहले से इसके अंदर वाटर फुल था, हम बताए थे ना। ये था, ये यूट्यूब क्या बोलते हैं यार इसको, हाँ ये जो टेस्ट ट्यूब है, ठीक है ना, यूट्यूब निकल रहा है मुझसे। हाँ, तो ये जो टेस्ट ट्यूब है इसको फुल हम लोग भर दिए थे पानी से, और फिर इसको हमने उल्टा करके इसको इन्वर्टेड करके यहाँ पे रख दिया। तो यदि फुल था तो यदि यहाँ से बबल्स ऑफ गैसेस H2 और O2 बन रहा है तो उसको जगह तो चाहिए यहाँ पे। तो वो जगह कैसे बनेगा, तो यहाँ का जो वाटर था उसको क्या कर देगा, पुश आउट कर देगा, मतलब यहाँ से बाहर निकाल देगा। तो इस तरह से तुम्हें यहाँ पे ये जो बॉटल था, ये जो टेस्ट ट्यूब था, ये क्या हो जाएगा, धीरे धीरे इसका वाटर कम होना स्टार्ट हो जाएगा और ये थोड़ा आपको एम्प्टी दिखना स्टार्ट हो जाएगा। एम्प्टी क्यों, क्योंकि यहाँ पे अब क्या आ चुका, हाइड्रोजन गैस, और गैस तो दिखता नहीं है आपको, ठीक। तो इसलिए यहाँ पे धीरे धीरे क्या होगा, आपको क्या दिखने लगेगा कि यार ये टेस्ट ट्यूब खाली होता जा रहा है। क्या होता जा रहा है, खाली होता जा रहा है। अब यहाँ का पानी निकल कर कहाँ जा रहा है, इस वाटर बॉटल में आ रहा है। ये जो छोटा सा टैंक बनाया वाटर बॉटल में आ रहा है। इसलिए मैंने बोला था कि ये जो वाटर टैंक जो ग्लास बॉटल बना रहे हैं, इस ग्लास बॉटल को भी भरना नहीं है। मैंने क्या बोला था, इसको आपको 2/3 केवल भरना है, 2/3 भरना है। पूरा क्यों नहीं भरे थे समझ में आया, क्योंकि यहाँ से जो पानी निकलेगा ना उसको भी तो इसमें रखना है, पता चला ओवरफ्लो कर गया। तो इसलिए मैंने बोला था कि इस वाटर बॉटल को पूरी तरह से नहीं भरो। चलो, तो ये चीज़ समझ में आया। और यहाँ पे अब तुम एक चीज ऑब्जर्व करोगे, यदि एक्सपेरिमेंट घर पे कर रहे हो तो करोगे तो नहीं मुझे पता है, बट कर सकते हो। यदि ऐसा सिस्टम तुम बना सकते हो खुद से तुम, और करो यार, जितना तुम लोग एक्सपेरिमेंट करोगे यार उतना अच्छा है। क्रिएटिव थोड़ा बना करो। तो चलो देखो यहाँ पे हाँ, इस वाले में कौन सा गैस था, O2 गैस था। अब यहाँ पे एक चीज जो ऑब्जर्व करोगे ना, जो ऑब्जर्व करोगे वो ये रिएक्शन को यदि मैं देखूँ तो बैलेंस करूँगा तो 2H2 प्लस O2 मिलेगा। यानी यहाँ पे देख सकता हूँ H2 का 2 वॉल्यूम मिल रहा है तो O2 का 1 वॉल्यूम मिलेगा। ये इंपॉर्टेंट है,
मतलब H2O के डिकम्पोजिशन से हमें ये जो 2 और यहाँ पे जो 1 दिख रहा है, यहाँ पे कुछ नहीं, इसका मतलब क्या 1 है। ये 1 और 2 का मतलब समझो, इसका मतलब यहाँ पे ये है कि यदि ऑक्सीजन का 1 वॉल्यूम मिल रहा है तो इसका 2 वॉल्यूम मिलेगा। 1 वॉल्यूम 2 वॉल्यूम का मतलब क्या, 1 वॉल्यूम 2 मतलब यदि ये 1 लीटर बन रहा है तो ये 2 लीटर बनेगा, यदि ये 1 ml बन रहा है तो ये 2 ml बनेगा, या यदि 10 ml बन रहा है तो ये 20 ml बनेगा। बस ये मतलब है। तो इसको हम 1 वॉल्यूम बोल रहे थे, इसको 2 वॉल्यूम, मतलब जस्ट डबल बनेगा। तो अब देखो ये चीज़ तुम्हें ऑब्जर्व कैसे होगा, यदि तुम इस वाले में देखोगे ना तो मान लो ये दोनों का टेस्ट ट्यूब का हाइट सेम ही रहेगा। इस वाले में तुमको इतना एम्प्टी दिखेगा ना, तो इस वाले में तुमको एम्प्टी वाला रीजन बढ़ जाएगा। ये H2 वाला है ना, देख यार H2 कहाँ पे बनता है ये भी इंपॉर्टेंट है। कैथोड पे बन रहा है कि एनोड पे बन रहा है H2 गैस, देख लो यार, कैथोड पे बन रहा है, ये भी सवाल पूछा जाता है। तो नोट करके मैं लिख दे रहा हूँ इस चीज़ को भी। H2 कहाँ पे बनता है, कैथोड पे, यहाँ पे भी लिख सकता था। ये H2 कहाँ बनता है, कैथोड पे, और O2 कहाँ बनता है, एनोड पे बनता है। अब तुम जब एक्सपेरिमेंट करोगे तो तुम्हें ये ऑब्जर्व होगा कि ये वाला जो अब तुम्हें दिखेगा, इसमें यदि इतना एम्प्टी है तो इस वाले में केवल इतना ही एम्प्टी दिखेगा। क्यों ऐसा, क्योंकि इसमें ऑक्सीजन का 1 वॉल्यूम बन रहा है तो हाइड्रोजन का 2 वॉल्यूम बनेगा। तो इसलिए 2 वॉल्यूम का मतलब क्या, इसका जस्ट डबल। तो इसलिए इसमें डबल आपको एम्प्टी स्पेस है। क्या, और एम्प्टी स्पेस का मतलब वहाँ क्या है, खाली नहीं है, वहाँ पे है कुछ, क्या है, H2 गैस है। यहाँ पे जो खाली, यहाँ पे क्या है, O2 गैस है। और ये डबल क्यों दिख रहा है, ये हाफ क्यों दिख रहा है, समझ में आ रहा है, क्योंकि वहाँ पे हमें पता है H2 2 वॉल्यूम बनता है, O2 कितना वॉल्यूम बनता है, 1 वॉल्यूम बनता है, इसलिए डबल एम्प्टी होता है, यह हाफ एम्प्टी होता है। समझ में, हर एक चीज़ को यार देखो मैंने यहाँ पे क्लियर कर दिया, और इस वीडियो को आप 2 बार देखना और अच्छे से समझ में आ जाएगी। तो इसी प्रोसेस को कहा जाता है इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन ऑफ वाटर और इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर। तो इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर में क्या होता है, देखो ये सब सवाल पूछा जाता है, वाटर में हम H2SO4 क्यों ऐड करते हैं, सल्फ्यूरिक एसिड क्यों ऐड करते हैं, तो जस्ट टू मेक वाटर कंडक्टिंग, वाटर को कंडक्टिंग बनाने के लिए हम लोग H2SO4 ऐड करते हैं। ग्रेफाइट रॉड यहाँ पे दोनों जगह ग्रेफाइट रॉड लेते हैं, एक को कैथोड कहते हैं, दूसरे को एनोड कहते हैं। कैथोड को किसको कहते हैं, कैथोड जो नेगेटिव टर्मिनल और बैटरी से जुड़ा होता है। एनोड किसको कहते हैं, जो पॉजिटिव टर्मिनल और बैटरी से जुड़ा होता है। जैसे स्विच ऑन करते हैं, स्विच ऑन करते ही इलेक्ट्रिसिटी इसमें दौड़ेगा, जैसे इलेक्ट्रिसिटी दौड़ेगा तो ऐसे में वाटर का डिकम्पोजिशन स्टार्ट हो जाता है। किस किस में, H2 एंड O2 में। H2O2 बनेगा तो H2 हमेशा कैथोड पे बनता है, O2 एनोड पे बनता है, याद रखना यार, भूल मत जाना। तो इस तरह से अब क्या होगा, यहाँ जो टेस्ट ट्यूब पहले फुल था विथ वाटर, वो H2 गैस बनने के बाद क्या होगा, वाटर इसका डिस्प्लेस करना स्टार्ट कर देगा। डिस्प्लेस का मतलब क्या, यहाँ से वाटर को निकालना स्टार्ट कर देगा। तो जैसे वाटर बाहर निकलेगा H2 गैस इसके अंदर आता जाएगा, O2 गैस यहाँ आएगा, वाटर बाहर आएगा। ठीक, अब यहाँ पे हमें क्या ऑब्जर्व होगा, ये यदि ये इतना एम्प्टी है तो ये वाला ओनली इतना ही एम्प्टी होगा, आधा। क्यों, क्योंकि हमें पता है कि H2 का 2 वॉल्यूम बनता है तो ऑक्सीजन का O2 का 1 ही वॉल्यूम बनता है, इसलिए ये ऐसा ऑब्जर्व होता है। तो यही था पूरा का पूरा इलेक्ट्रोलाइसिस और इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन ऑफ वाटर। इसके अलावा इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन में 2 रिएक्शन और आप याद रख सकते, तो 2 रिएक्शन याद रख सकते हो। ऐसे मैंने एक ही रिएक्शन वहाँ पे इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन में लिखवाया था, 2 रिएक्शन और मैं लिख देता हूँ। एक तो हो गया इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन में 2H2O इलेक्ट्रिसिटी के प्रेजेंस में रिएक्शन होता है। ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी के प्रेजेंस में ये क्या बना देगा, 2H2 + O2। इसमें 2 रिएक्शन और है, एक NaCl का भी डिकम्पोजिशन याद रख सकते हो। NaCl डिकम्पोज होकर NaCl प्लस Na+Cl2 बना देता है। रिएक्शन को बैलेंस करना तो 2-2। ये भी रिएक्शन क्या होता है, इलेक्ट्रिसिटी के प्रेजेंस में होता है। NaCl डिकम्पोज करके Na+Cl2 बना देता है, ये रिएक्शन भी इलेक्ट्रिसिटी के प्रेजेंस में होता है। एक और डिकम्पोजिशन रिएक्शन याद रख सकते हो, Al2O3, इट गिव्स व्हाट, एल्युमिनियम प्लस ऑक्सीजन। बैलेंस कर लो यार, यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई कर दो, 6 एल्युमिनियम, कुछ गलती हो गया, Al2O3, एक काम करो यहाँ पे 2 से ही मल्टीप्लाई करो। ठीक है, यहाँ पे 4 एल्युमिनियम और यहाँ पे 3 O2 हो जाएगा। देख लो यार, एल्युमिनियम 4, ऑक्सीजन 6 हो गया। ये सब के सब रिएक्शन किसके प्रेजेंस में हो रहा है, इलेक्ट्रिसिटी के प्रेजेंस में हो रहा है, इसलिए ऐसे हम लोग क्या कर सकते हैं, इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन कर सकते हैं। तो इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन के भी 3 रिएक्शन हो गए, याद रख लेना यार, तीनों ईजी है, तीनों इलेक्ट्रिसिटी देने के बाद ही रिएक्शन होता है। तो इस तरह से अब तक हमने 2 टाइप के केमिकल रिएक्शन पढ़ लिया, एक तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन और दूसरा डिकम्पोजिशन रिएक्शन। ठीक, तो आप लोग यार ये वीडियो को जरूर 2 बार देख लेना, सवाल आते हैं, छोटे छोटे 1-1 मार्क्स के छोटे छोटे सवाल आते हैं, बनते हैं। तो इस तरह से अपना 2 पार्ट हो गया। इसके बाद अब हम लोग नेक्स्ट पढ़ने वाले हैं क्या, डिस्प्लेसमेंट, डबल डिस्प्लेसमेंट एंड रेडॉक्स रिएक्शन। तो वो लोग हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे, आप लोग इस चीज़ को नोट कर लो। अभी के लिए इतना ही, थैंक यू एंड बाय बाय।